हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इंग्लिश मीनिंग है मैन नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, जैसे कि अध्याय का नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, तो पहला ही प्रश्न उठता है प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो देखो, संसाधन क्या है? मनुष्य के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काम आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। तो देखो, मैंने कहा मनुष्य के प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर, अप्रत्यक्ष का मतलब है अन्य किसी माध्यम के द्वारा काम आने वाली प्रत्येक वस्तु क्या है? संसाधन है। तो संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काम आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग सीधे ही बिना किसी बदलाव के किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग सीधे ही बिना किसी परिवर्तन के हम करते हैं, वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, विकास व प्रयोग के आधार पर। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, भंडारण व वितरण के आधार पर। तो हम पहला लेते हैं विकास व प्रयोग के आधार पर। विकास व प्रयोग के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वास्तविक संसाधन और नंबर 2 संभाव्य संसाधन। तो देखो, हम पढ़ रहे थे विकास व प्रयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 वास्तविक संसाधन, नंबर 2 संभाव्य संसाधन। तो हम पहले लेते हैं वास्तविक संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा का हमें पता है, जिनका इस्तेमाल हम वर्तमान में कर रहे हैं, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जर्मनी में कोयले की मात्रा। तो वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा का हमें पता हो, जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जर्मनी में कोयले की मात्रा। नेक्स्ट है संभाव्य संसाधन। वे संसाधन जिनकी मात्रा का हमें पता नहीं है, जिनका उपयोग हम वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अर्थात भविष्य में हम जिनका उपयोग कर सकते हैं, वो संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में उसकी मात्रा का हमें पता नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम इसका उपयोग करेंगे, इसलिए कर सकते हैं। इसलिए ये कैसा है? संभाव्य संसाधन है। पवन चक्कियाँ भी संभाव्य संसाधन थी। कई वर्षों पहले पवन चक्कियाँ क्या थी? संभाव्य संसाधन। लेकिन आज हम उनका उपयोग विद्युत बनाने में व पानी निकालने के पंपों में कर रहे हैं। तो कई वर्षों पहले वे संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज वो वास्तविक संसाधन है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैव संसाधन और दूसरे होते हैं अजैव संसाधन। जैव संसाधन यानी कि इसमें सजीव संसाधन आते हैं। क्या आते हैं? इसमें सजीव संसाधन आते हैं। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि सभी क्या हैं? जैव संसाधन है। तो सजीव संसाधन यानी जीवित जीव जैव संसाधन है। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी क्या हैं? जैव संसाधन है।
अजैव संसाधन यानी कि इसमें निर्जीव संसाधन आते हैं, यानी कि जो जीवित नहीं है अर्थात जो निर्जीव हैं, वे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, प्रकाश, मृदा, बारिश, आर्द्रता, काल्पनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ आदि सभी क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। वितरण के आधार पर संसाधन, वितरण के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो देखो, पहला है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। देखो नाम से पता चल रहा है, सर्वव्यापक संसाधन, सर्व यानी सभी जगह, व्यापक यानी व्याप्त है। वे संसाधन जो सभी जगह व्याप्त है या पाए जाते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, स्थानिक संसाधन नाम से पता चल रहा है, जो स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं वो स्थानिक संसाधन होते हैं। तो वे संसाधन जो गिने चुने स्थानों पर पाए जाते हैं तथा जिनकी हमेशा कमी बनी रहती है, अर्थात जो आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातु अयस्क में जैसे तांबा, लोहा आदि के अयस्क ये क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष में पाए जाते हैं। तो ये कैसे संसाधन हैं? स्थानिक संसाधन हैं। नेक्स्ट है नवीकरणीयता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो देखो, नवीकरणीयता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन और नंबर 2 अनवीकरणीय संसाधन। तो पहले लेते हैं नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनमें चक्रण व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात जिनका निर्माण दोबारा किया जा सकता है, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होंगे, अर्थात जो असमाप्य है, जिनकी पूर्ति संभव है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ये सभी क्या हैं? नवीकरणीय संसाधन हैं। तो देखो, नवीकरणीय संसाधन को असमाप्य संसाधन भी कहते हैं। दूसरा लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनमें चक्रण व्यवस्था नहीं पाई जाती, अर्थात जिनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनका उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया तो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जिनकी पूर्ति संभव नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन को समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग यदि अत्यधिक मात्रा में निरंतर किया गया तो ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। भाई, इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए? तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों व उनके अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से उपयोग करना प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण के विकास द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग निरंतर बढ़ा है, जिसके द्वारा जो इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किसे कहते हैं? ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व खतरे में क्यों है? कोई 2 कारण लिखिए। इनके उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण कहलाता है। भाई, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं उनका योजनाबद्ध तरीके से समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो इनको संरक्षित किया जा सकता है। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है।
जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे मानव का अस्तित्व खतरे में आ रहा है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। भाई जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो इन प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ेगी, जिनसे इनकी कमी होगी। औद्योगिकरण बढ़ेगा। उद्योग लगाने के लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। क्षेत्र प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई की जाती है, वहाँ की जैव विविधता को नष्ट किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुँचाई जाती है। अब देखो संसाधनों के संरक्षण के उपाय। सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण व न्याय संगत उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, सीमित संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम। कहा जाता है आने वाले 200 वर्षों में कोयला और आने वाले 40 वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थ जो है समाप्त हो जाएंगे, तो इनके विकल्प की खोज की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। नेक्स्ट है वन संरक्षण एवं प्रबंधन। तो देखो परिभाषा, वन संरक्षण है क्या? वनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही वन संरक्षण है। वनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोगी क्या है? वन संरक्षण है। अब देखो वनों से हमें क्या क्या मिलता है, अर्थात वनों के क्या लाभ हैं। तो देखो वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो वनों से लाभ। नंबर 1, वन वर्षा को आकर्षित करते हैं। वन वायुमंडल की आर्द्रता को बढ़ाते हैं, वायुमंडल में नमी बनाए रखते हैं। नंबर 3, वन भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी कि वन भूमि जो है उसकी जो उर्वरा क्षमता है, उत्पादक क्षमता है, उसको ये बढ़ा देते हैं। नंबर 4, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। नंबर 5, ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। नंबर 6, ये पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करते हैं। नंबर 7, वनों से इमारती लकड़ी, बांस, औषधियाँ, फल, गोंद, रेजिन, रबड़ आदि प्राप्त होते हैं। नंबर 8, वनों से लोगों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट है भारत में 15,000 जाति के पुष्पीय पौधे तथा भारतीय वन 8 लाख के ऐत क्षेत्र में फैले हैं। नंबर 2, भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ से पूछ लिया जाता है भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कुछ जगहों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं जो कि पर्णपाती होते हैं। आज संसार में केवल 16 से 17% भाग पर ही वन है। नेक्स्ट है झूम खेती। क्वेश्चन आता है झूम खेती किसे कहते हैं? किन्हीं 2 राज्यों के या क्षेत्रों के नाम लिखिए जहाँ झूम खेती की जाती है। तो देखो झूम खेती कौन करते हैं? आदिवासी लोग करते हैं ये खेती। आदिवासी लोग क्या करते हैं? वनस्पति को जलाकर भूमि की जो उर्वरा क्षमता है, उत्पादक क्षमता है, को बढ़ाते हैं। फिर वे उस भूमि पर खेती करते हैं और भूमि में ये उर्वरा क्षमता जो है वो 2-3 वर्ष तक बनी रहती है। 2-3 वर्ष तक वहाँ अच्छी फसलें प्राप्त होती है और इस खेती को झूम खेती कहते हैं। इस खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। तो आदिवासी लोग वनस्पति को जलाकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं और फिर वे उस भूमि पर खेती करते हैं और ये उर्वरता यानी उत्पादक क्षमता जो है उस भूमि में 2-3 वर्ष तक बनी रहती है। इसे झूम खेती कहते हैं। और फिर इसके बाद वे उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र का चयन झूम खेती के लिए कर लेते हैं। ऐसी खेती जो है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, असम आदि में की जाती है। यानी आदि क्षेत्रों के लोग जो है ये खेती करते हैं। तो क्वेश्चन आता है VIMP टॉपिक है ये इस चैप्टर का। नेक्स्ट है वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव। तो देखो प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, मृदा अपरदन, वन्य जीवन का विनाश, जल वायु में परिवर्तन यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो रहा है, मृदा का निरंतर अपरदन हो रहा है, वन्य जीवन का विनाश हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है जिससे प्रदूषण में
वृद्धि हो रही है। वन संरक्षण के उपाय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव लिखिए। तो आप लिखोगे वन उन्मूलन के निम्न दुष्प्रभाव हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, नंबर 2 मृदा अपरदन, 3 वन्य जीवन का विनाश, नंबर 4 जलवायु में परिवर्तन, नंबर 5 मरुस्थलीकरण, नंबर 6 प्रदूषण में वृद्धि। ये सभी वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव हैं। नेक्स्ट है वन संरक्षण के उपाय। तो देखो भाई, वनों को काटने व वृक्षारोपण की दर का अनुपात समान होना चाहिए। जिस अनुपात में वनों को काटा जा रहा है उसी अनुपात में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ताकि वनों का संतुलन बना रहे। नंबर 2 वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए निरीक्षण गृह होने चाहिए तथा अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए। नंबर 3 वनों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए तथा रोगग्रस्त वृक्षों को काट देना चाहिए। नंबर 4 विविधतापूर्ण वनों को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 5 झूम खेती पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 6 कृषि व आवास के लिए वनों का विनाश नहीं करना चाहिए। नंबर 7 ईंधन व इमारती लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 8 बांधों का निर्माण करते समय वनों को कम से कम हानि पहुंचानी चाहिए। नंबर 9 वनों के महत्व के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए। नंबर 10 सामाजिक वानिकी योजना का प्रोत्साहन देना चाहिए। जो सामाजिक वानिकी योजना है इसको प्रोत्साहित होना चाहिए, तो सामाजिक वानिकी योजना को प्रोत्साहन देना चाहिए। नंबर 11 वन संरक्षण के लिए कठोर कानून व नियम बनाकर उनकी पालना करनी चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी। तो देखो यहाँ सामाजिक वानिकी क्या है। तो सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए वनों को प्रोत्साहन दिया जाना सामाजिक वानिकी कहलाता है। सामाजिक हित जो है उनको ध्यान में रखते हुए वनों को प्रोत्साहन दिया जाना ही क्या है, सामाजिक वानिकी। अब इससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है तथा वन क्षेत्रों में वृद्धि होती है, जिससे गांव वालों को जलाऊ लकड़ी, चारा व गौण वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। इसे लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक। तो देखो सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। नंबर 1 कृषि वानिकी, नंबर 2 वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण करना, और नंबर 3 ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना। आज हम यहाँ तक की स्टडी करेंगे। अब मैं आपको जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। तो जहाँ ये टॉपिक है वही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। यहाँ से बनता है पहला क्वेश्चन, जैसे संसाधन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों को समझाइए। नेक्स्ट विकास और प्रयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। नेक्स्ट वास्तविक व संभाव्य संसाधन में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। नेक्स्ट ऐसे पूछा जाता है इसी कोई जैव संसाधन व अजैव संसाधन में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भंडारण और वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकारों को समझाइए। नेक्स्ट सर्वव्यापक संसाधन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। नेक्स्ट वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट वनों के लाभ लिखिए। नेक्स्ट झूम खेती किसे कहते हैं, भारत में झूम खेती कहाँ कहाँ की जाती है।
नेक्स्ट, वन उन्मूलन के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। नेक्स्ट, वन संरक्षण के उपाय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों को लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।